हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर हम लोग जो कल बात कर रहे थे पाचन अंग का बात कर रहे थे। मनुष्य जो भोजन करते हैं उसमें दो पाचन अंग हैं, दो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एक है ग्रंथि, दूसरा है आहार नाल। दो पाचन अंग होते हैं, एक ग्रंथि, दूसरा क्या होते हैं, आहार नाल। तो पहले हम ग्रंथि के बारे में बता देंगे, कौन कौन पाचन ग्रंथि है, पाचन में मदद करती है, और फिर पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, जो उसमें आहार नाल में 5-6 पॉइंट थे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें ग्रंथि पहले समझिए, क्योंकि ये इसका यूज आएगा। ग्रंथि ग्लैंड्स किसे कहते हैं? हमारे शरीर के विशेष अंग जिनसे पदार्थ का स्रावन होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि क्या होता है? शरीर के विशेष अंग होते हैं, खास अंग होते हैं जिनसे पदार्थ का स्रावन होता है, यानी कि जिनसे कुछ पदार्थ निकलता है ना। जिनसे कुछ क्या निकलेंगे? पदार्थ का स्रावन मतलब निकलना, स्रावित होना, सिक्रेशन, ठीक है ना। तो ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्रंथि दो प्रकार के, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? इनसे हार्मोन का स्रावन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्रावन होगा? हार्मोन का। और बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्रावन होता है, इससे एंजाइम निकलेगा। इससे निकलता है हार्मोन, इससे निकलता है एंजाइम। ध्यान रखना चीज़ को है। हमारे 10वां लेवल में ये नहीं पूछेगा, चूँकि ग्रंथि समझाना था, कभी लिखेंगे ना हम तो लिखेंगे इनसे हार्मोन निकलता है, और कभी लिख देंगे इनसे एंजाइम निकलता है, कभी लिख देंगे एक फलनामा ग्रंथि है। तो आपको वहाँ समझने में दिक्कत होगी कि ये क्या है, हार्मोन क्या है, ग्रंथि क्या है, टेक्निकल टर्म पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। इसलिए इसको पढ़ा देते हैं यहीं पर, ताकि आगे बोलेंगे ये इस प्रकार ग्रंथि, ताकि वहाँ समझ में आ, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना। तो समझ में आ गया होगा। शायद एक बार हम कंफर्म नहीं है, ग्रंथि की परिभाषा पूछ चुका है 10वां की परीक्षा में, एक बार देखिए क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो ग्रंथि दो प्रकार हो गए, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। इनसे निकलेगा हार्मोन, इनसे निकलेगा एंजाइम। हार्मोन, इनसे हार्मोन का स्रावन होता है जो शरीर की वृद्धि और कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। जैसे दाढ़ी निकलना भी एक हार्मोन का ही काम है। जैसे हमको कम हार्मोन है तो कम निकलता है, तो वही हार्मोन है, एक प्रकार का पदार्थ है ना। इनसे हार्मोन का स्रावन होता है जो शरीर की वृद्धि और कार्य प्रणाली के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसे पूछिएगा तो ऐसे कौन कौन से ग्रंथि जिनसे हार्मोन निकलते हैं? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे एड्रिनल ग्लैंड। अब ये होता क्या है? तो ग्रंथि एक टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ग्रंथि एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, शायद दूसरे चैप्टर में होगा ये पढ़ने के लिए। वहाँ जाएंगे तो बात करेंगे और अच्छे से ग्रंथि के बारे में, कौन कौन ग्रंथि होती है, क्या क्या सबका कार्य है। इसके बाद देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथि, इनसे निकलता है एंजाइम। एंजाइम क्या, एक प्रकार समझिएगा रस है, एक प्रकार क्या है, रस। एंजाइम पाचन के लिए आवश्यक, यानी कि पाचक रस एंजाइम है। एंजाइम पाचन के लिए क्या है? भोजन हम लोग खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम आवश्यक है। बात समझ रहे हैं कहानी? जैसे पूछिएगा कि कैसे कौन कौन ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलेगा, जैसे लाल ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, इससे कौन कौन एंजाइम निकलते हैं ना, अब इसका बात करेंगे। लाल ग्रंथि लिखा है ना, तो जो जो इसमें ग्रंथि है 2-3 ग्रंथि, जैसे लाल ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, इसको हम लोग पढ़ने का काम काज करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं एक बार ये देख लीजिए। एंजाइम क्या होते हैं? वे जैव उत्प्रेरक, यानी कि बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट या बायो कैटेलिस्ट, एक प्रकार कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वे जैव उत्प्रेरक जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव उपयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। हम लोग चूँकि भोजन खाते हैं ना, भोजन क्या है? जटिल पदार्थ है। उस जटिल पदार्थ को क्या करना है? सरल पदार्थ में तोड़ना है। तो कोई तो ऐसा चीज़ चाहिए जो कि जटिल पदार्थ को तोड़ देगा सरल पदार्थ में, तो वो काम कौन करता है? एंजाइम करता है। तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट हैं जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? एंजाइम। समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं लाड़ ग्रंथि, जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लाड़ ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। क्या होती है इसको समझिए। ये ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। लाड़ ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? मुंह में पाई जाती है। अब मुंह में कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जितना हम पढ़ रहे सिर्फ इतना टॉपिक, हम उतना पढ़ रहे जितना हमारे कोर्स में दिया गया पढ़ने, उससे थोड़ा अधिक ही। बात समझना कि कहानी बहुत सारी बात होती है। तो लाड़ ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। 3 प्रकार की लाड़ ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। 10वां परीक्षा में पूछ देता है कभी कभी। बताइए मुंह में कितने प्रकार लाड़ ग्रंथि पाई जाती है? बोलेंगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लाड़ ग्रंथि मुंह में, 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती है। एक है पेरोटिड लाड़ ग्रंथि, दूसरा है सब मेडिबुलर लाड़ ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि। 3 प्रकार लाड़ ग्रंथि पाई, याद रखिएगा, नाम याद करना पड़ेगा। पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 प्रकार लाड़ ग्रंथि है जो हमारे मुंह में पाई जाती है।
ठीक है ना। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार, सलाइवा का सरसरावन होता है, सलाइवा निकलता है। मुंह में क्या है, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से क्या निकलेंगे, लार, सलाइवा निकलेगा। बुक में इसको पढ़िएगा तो इसको कुछ और नाम दिया गया, उसको भी परख हम बताते हैं। जो सरकारी किताब में ऐसे कुछ पॉइंट सब दिए दिए उसको देखिए। देखिए मुंह में जो पानी आता है ना, किसी चीज़ को आप देखते हैं, अच्छा भोजन है, रसगुल्ला है मान लीजिए कोई है, तो देखते मुंह में क्या आ जाता है, ये मत समझिए कि वो सिर्फ पानी ही है, वो सिर्फ पानी, उसमें और कुछ भी है, वो पानी नहीं है। बात समझ में कहानी, तो वो समझिए। कहता है जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। किताब में कहा है लाला ग्रंथि, किताब में कौन ग्रंथि कहा बताइए, लाला ग्रंथि। बुक कहा है कि लाला ग्रंथि, समझिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज। बुक अपना जो सरकारी किताब में लिखा है वो लिखा है लाला ग्रंथि, वो लिखा है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, रस है। जो मुंह में किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, देखते ही क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो क्या है, तो वास्तव में जो है यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। लाला ग्रंथि से निकलने वाला क्या है बताइए, रस है, जिसे कहते हैं लाला रस। जिसे क्या कहते हैं, लाला रस, या सिर्फ लार भी कहते हैं, या सिर्फ क्या कहते हैं, लार कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आया। बुक में देखिए जो कहा है, ये नाम बहुत कम लोग यूज करते हैं। जनरली टीचर जो लोग पढ़ाते हैं या हम लोग बताते हैं तो हम लोग सिर्फ क्या बता देते हैं, लार ग्रंथि। एनसीईआरटी ये लिखा है, सरकारी बुक ये लिखा है कि किसी अच्छी चीज़ को देखते, मिठाई को आप देखते हैं, अब देखते मुंह में क्या आ जाता है, पानी। वह केवल पानी नहीं है, और भी उसमें कुछ बताते हैं उस क्या होता है। वो जो है मुंह में पानी आ गया, वो लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। मुंह में लाला ग्रंथि पाए जाते हैं ना, 3 प्रकार की ग्रंथि लाल में पाई जाती है, नाम बताया है ना। इसी से निकलने वाला ये क्या होता है, रस होता है, जिसे लाला रस या लार कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। जिस लाला ग्रंथि से निकलेगा रस, जिसे लाला रस या लार कहा जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे लोग, ये तो एनसीईआरटी लिखा है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कह देते हैं, लाल ग्रंथि, बात खत्म। आप बुक पढ़िएगा, हो सकता है तो एक भी लाइन ऐसा नहीं हो जाए कि क्लियर नहीं, एक एक बात कम कर देगी क्लियर। उसके बाद देखिए, लार ग्रंथि से लार सलाइवा का स्रावन होता है, लिखा हुआ पॉइंट है। अब जो लार है ना, इसमें 99% जल है, इसमें 99% क्या है, जल है, और 1% इसमें एंजाइम है। एंजाइम क्या होती है मैंने बताया है। एंजाइम जो होते हैं पाचन के लिए क्या है, आवश्यक है। एंजाइम एक पाचक रस है। एंजाइम क्या है, पाचक रस है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, तो लार में 99% क्या होते हैं, पानी होते हैं, 1% एंजाइम होते हैं सलाइवा में, जो मुंह में सलाइवा आता है। अब बच्चे के मुंह में सलाइवा अधिक आती है, समझ रहे हैं कहानी। देखते हैं बच्चा में मुंह से लार एकदम गिर रहा है, उसे फेंकना नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पदार्थ हम लोगों के लिए है। बात समझ जाएंगे कहानी। भोजन जब खाते हैं ना तो उसके बारे में बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट लार है उसमें। तो चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन ये मान लीजिए पूछ देगा, आते नहीं पूछता है जितना हमें बता रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जो ऐसे आता है, आजकल चूँकि 50-50 हो गया ऑब्जेक्टिव, एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में, तब बनेगा ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनने वाला नहीं है, और अपना कंपटीशन भी ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी ठीक मारने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, जो देखिएगा प्रीवियस से पूछा है कि मानव पाचन तंत्र क्या है, उसका सचित्र वर्णन करिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब की बार पूछा था, तो पाचन तंत्र का जो कल डायग्राम बना तो डायग्राम बना देना है, और मोटा मोटी लिख देना है बारे में 2 लाइन, मतलब बेसी से बेसी 1.5 पेज में आप फिनिश कर देना है। यहाँ टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे 5 से 7 पेज 8 पेज चला जाएगा पूरा, उतना एकदम लिखना नहीं है ना। इसीलिए पहले अच्छे से पढ़िए, फिर कैसे छाट के लिखना हम बताएंगे हम, वैसे आपको साथ साथ ही बताएंगे। बाद में भी हो सकता है तो हम लिखा भी देंगे 5 नंबर को क्वेश्चन कि 5 नंबर का इतना लिखना है। तो वैसे मान लीजिए टॉपिक हो जाएगा 5-6 पेज का, फिर कहिएगा कैसे छाटेंगे, दिक्कत हो सकता है आपको। अच्छा, लार में अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, एग्जाम में स्टार मारा है जो हमने। अच्छा, एक और देख लीजिए कि हम लोग के मुंह में कितना डेली लार बनता है, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पर डे लार बनती है मुंह में, 1.5 लीटर पर डे। डे का मतलब 12 घंटा मत पूछिएगा, 24 घंटा में। एक दिन कितना घंटा का होता है, 24 घंटा का होता है। पास समझ रहे हैं कहानी। उसे बोतल जमा कीजिएगा तो 1.5 लीटर बनेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन औसत 1.5 लीटर मान के चलते हम लोग हैं। देखिए, लार में उपस्थित टालिन एंजाइम
कॉम्पिटिटिव में लोग जो पढ़ाते हैं यूज़ करते हैं वो टाइलिन एंजाइम, वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है उसी चीज़ को लार एमिलेस यानी कि सलाइवरी एमिलेस लिखा है, तो कन्फ्यूजन आप हो जाइएगा। दोनों नाम को पढ़ाना चाहिए व्यक्ति को, जो ज़्यादा प्रचलित है जो कम प्रचलित है, दोनों आप पढ़िए। कंपटीशन में कौन अधिक प्रचलित है, टाइलिन, और सरकारी किताब में क्या लिखा हुआ है, लार एमिलेज, लार एमिलेस। और कोई इसको एमाइलेज भी AMYLASE इंग्लिश में लिखा हुआ बुक में, हिंदी में लिखा हुआ है सरकारी किताब में। और टीचर लोग जैसे हम भी मान लीजिए पढ़ाएंगे, अगले बार पढ़ाया होगा तो वहाँ लिख देगा, इसको लिखा होगा एमाइलेज, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब की बार एक एक बात को स्पष्ट हम लोग करेंगे, जो भी अगले बार मान लीजिए मेरी कसर रह भी गया होगा तो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, लार में कौन एंजाइम होते हैं, 1% एंजाइम है ना, उसका नाम क्या है, टाइलिन एंजाइम। और भी एंजाइम होते हैं तो हम लोग किसी यही पढ़ना है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम या लार एमिलेज, सलाइवरी एमाइलेज, मंड, किसको बताइए, मंड यानी कि स्टार्च को, मंड को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में स्टार्च, STARCH, हिंदी में वैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश इसका लिखना लिख सकते हैं STARCH, स्टार्च। मंड को शर्करा यानी कि शुगर में क्या करता है, बदल देता है। एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, मुंह में क्या पाए जाते हैं, लार, लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, कौन एंजाइम, तो कहिएगा लार एमिलेस, सरकारी किताब वाला पॉइंट, कौन एंजाइम, मुंह में उपस्थित लार एमिलेस एंजाइम मंड को, स्टार्च को किस में बदल देता है, शर्करा यानी कि शुगर में बदल देता है। यही एग्जाम में पूछ चुका है एग्जाम में कि मुंह में जो ये होता है क्या कहानी होती है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई कहानी, इसको नोट कीजिए, और आसान आसान पॉइंट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय क्या है समझिए, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। एनसीईआरटी में स्पेलिंग इस प्रकार से लिखा हुआ, इस प्रकार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक पत्ती नुमा संरचना होती है अग्नाशय, है ना। फिगर में देखिएगा तो ये जो अपना दिख रहा है ये है अग्नाशय, यही फिगर में क्या है, ये अग्नाशय है, अग्नाशय, ये क्या है बताइए, अग्नाशय। और ये है लीवर, ये वाला क्या है, लीवर है, यकृत है, ठीक है ना। यही दो का बात अभी चल रहा है क्लास में। अच्छा, ये हो गया अमाशय, ये क्या है, अमाशय है, ये है अमाशय, अमाशय जिसे एस्टोमक कहते हैं, एस्टोमक। चलिए समझिए क्या होती है, तो यह एक पत्ती नुमा संरचना होती है। अग्नाशय क्या होता है बताइए, अग्नाशय एक पत्ती नुमा संरचना होती है। हाँ दिख रहा है आपको, ये पत्ती नुमा क्या है, एक संरचना है, पत्ती नुमा क्या है, संरचना है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की, हल्के किस रंग की, अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी नहीं, पीले रंग की क्या बोला है, बड़ी, सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी कौन होता है बात करेंगे, सबसे बड़ी तो यकृत होता है ग्रंथि, समझिए। अग्नाशय हल्के पीले रंग की, जब डिजिटल इमेज इसका देखिएगा, सरकारी किताब में भी इसका इमेज दिए गए हैं, लेकिन डिजिटल इमेज नहीं है। गूगल पर मारिए सर्च, तो आपको जो एक्चुअली में जिसका जो कलर है वो उसमें कुछ डायग्राम में शो करती है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्लास के बाद हम कुछ करेंगे दिखाने का। तो अग्नाशय जो आपको दिख रहा है, ये अग्नाशय दिख रहा है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि, पीले रंग की क्या है, बड़ी ग्रंथि है, इस बाद में बात करेंगे, जो अमाशय के नीचे स्थित होता है। किसके नीचे स्थित है, देखिए अमाशय स्टोमक है, तो स्टोमक के नीचे स्थित है, स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए छोटा सा इमेज बनाए हमने, कल बड़ा इमेज बना हमने समझाया था, समझिए। अग्नाशय जो पेनक्रिया जो है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के नीचे स्थित होता है, ये अमाशय है, इसके नीचे स्थित है अग्नाशय, स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि तो है, ग्रंथि में भी ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इनसे हार्मोन भी निकलती है और इससे एंजाइम दोनों निकलता है, इसीलिए ये कौन ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अग्नाशय जो है पेनक्रिया जो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है इस ग्रंथि से, हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम भी निकलेगा, मिक्स्ड ग्लैंड होगी, स्पष्ट है यहाँ तक। उसके बाद ये स्टार मार्क लिखा है ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपटीशन में कई बार आ जाए 10वें, क्या पता पूछ दे। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाती है, पूछेगा परीक्षा में कि किस हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज। बाकी में मत लगाना, याद कर लीजिए, एग्जाम में कम देगा। अब चलते हैं कि अग्नाशय से रस निकलता है, जिसे अग्नाशय रस पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रिया से जूस निकलता है जिसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या है, अग्नाशय रस क्या है, अग्नाशय द्वारा इसका सिक्रेशन स्रावन होता है।
अग्नाशय रस का स्रावन कहाँ होगा? अग्नाशय से। उसका pH 7.9 से 8.1 क्षारीय हो गया, वो क्या हो गया? अम्ल का। आप आगे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री यूनिट 2 में हम लोग, देखिएगा तो यहाँ होता है 0, यहाँ 7, यहाँ क्या होता है 14, तो इसके बीच में क्या होता है? अम्ल। ये हो गया तो उदासीन, ठीक है ना, और इसके बीच में क्या हो गया? क्षारीय, ठीक है ना। तो इसका pH 7.9 से 7.9 से 8.1 के बीच में है, तो क्षारीय प्रकृति का हो गए। पूछेगा तो कह दीजिएगा क्षारीय, वैसे तो आप एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, इसके अंदर निम्न एंजाइम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में कहानी। तो अग्नाशय रस जो होता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 हम लोग को पढ़ना है। एमाइलेज नहीं, पेन उल्टा मैंने बोल दिया, फिर समझिए। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम, अग्नाशय रस में 3 एंजाइम, एक एमाइलेज, दूसरा लाइपेज और तीसरा ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। अब इसका काम क्या क्या हो देखिए। एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, बताइए। एमाइलेज एंजाइम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन। और ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन, यानी कि प्रोटीन का पूर्णता पाचन। इसका काम भी पता होना चाहिए, कौन एंजाइम क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, समझे। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम हमने बताया पाए जाते हैं, एक एमाइलेज, एक लाइपेज, एक ट्रिप्सिन। ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये करेगा वसा का पाचन, यानी कि वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। वसा किस में बदल देता है? यानी कि सीधा वसा पाचन, आप रटिए, बात खत्म है। और ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पूर्णता पाचन, यानी कि ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। बैट फिनिश, इतना ध्यान रखना है, बहुत बात होते हैं, हम लोग इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अग्नाशय रस चूंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर रहा है, वसा का भी पाचन कर रहा है, और प्रोटीन का भी पाचन, सबका पाचन तो करिए दिया। यही ना खतरनाक बराबर स्ट्रक्चर वाला है। इसीलिए अग्नाशय रस को रस पूर्ण पाचक रस है। अग्नाशय रस क्या हो गया? पूरा पचा देगा तीनों चीज़ एकदम से, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक कहा गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसे कहा गया है। आगे देखिए, आगे अपना है यकृत, जिगर, जिसे कलेजा यकृत कहिए या जिगर कहिए या कलेजा कहिए, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लिवर। यकृत कहिए, जिगर कहिए, कलेजा कहिए या क्या कहिए? लिवर कहिए। क्या पढ़िए क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी तथा भारी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पूछेगा परीक्षा में आपको कि बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी, तो क्या कहिएगा आंसर में? लिवर, यकृत है। लिवर जो है ये शरीर का सबसे क्या है? और सबसे भारी भी है, यही सबसे बड़ी भी है, सबसे भारी भी है। अच्छा, अब यकृत गहरे लाल भूरे रंग की, इसमें तो नहीं चलेगा पता, लाल कलर से चीज़ दिखाया, अभी डिटेल में दिखाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मैंने बताया था ना, वैसे बुक में भी देखिएगा तो ये डायग्राम बताया गया वहाँ भी, तो उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा उसमें, गूगल मारिएगा तब चल जाएगा पता। तो यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। कलर बता दिया कि इसका कलर किस प्रकार का है, गहरे लाल भूरे रंग की क्या है? ग्रंथि है। जैसे छोटा सा जैसे इसमें दिख रहा है, देखिए ये दिखा आपको, ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है ना, उतना स्पष्ट नहीं होगा पता, अभी मोबाइल में दिखाएंगे क्लास के बाद हम, तब स्पष्ट हो जाएगा क्या कर रहा है। जो उदर के ऊपरी भाग में, उदर के पेट, उधर कहता है ना लंबोदर, गणेश भगवान क्या कहते हैं? ओकर पेट बहुत बड़ा होता है ना, तो ओकरे उदर कहते हैं। उदर भरा नहीं तनी और लाओ, यानी कि बायोलॉजिक टर्म से स्टमक, आमाशय यानी कि पेट कहते हैं। ये होता कहाँ है? लिवर होता कहाँ है? कलेजा जगरा नहीं कहते, जिगर तोरा में दम है, जिगर में कहना खूब दम है, तो जिगर होता कहाँ है समझिए? उदर के ऊपरी भाग में, ये उदर है ना, इसके कौन भाग में? ऊपर में है ना, उदर के पेट के ऊपरी भाग में। उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। उदर के ऊपरी भाग में कौन तरफ? दाहिना। जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ है ना, तो हमारा दाहिना और ये है इस तरफ होगा, बात समझ जाएगा ना। देखिए डायरेक्शन दिखेगा, जैसे अभी अपना लोग यहाँ है, इधर है पूरब, मुंह की तरफ क्या होता है? अभी है इधर पूरब, और पीठ की तरफ क्या हो गया? पूरब पश्चिम, इधर क्या हो गया? उत्तर, इधर क्या हो गया? अभी भी वर्तमान हम लोग डायरेक्शन यही है, उधर पूरब, पीछे पश्चिम, इधर उत्तर दक्षिण। देखिए हाथ फैला रहे हैं ऐसे करके, समझे? जगह उतना नहीं आप समझ सकते हैं। इधर दक्षिण हुआ, दक्षिण हुआ ना जी, दक्षिण यानी कि दाहिने तरफ, यही इधर दक्षिण, इधर दाहिने तरफ है, इधर होता है स्थित।
तो देखिए वही कह रहा है, जो उदर के ऊपरी भाग में, पेट के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि दक्षिण ओर स्थित होता है। पूछेगा तो कह दीजिएगा किधर होता है, तो कह दीजिएगा ये बात। अच्छा, इसमें देखिए इसका खासियत क्या होता है, स्वतः पुनः निर्माण क्षमता, सेल्फ रीजनरेशन की क्षमता होती है इसके पास। कट उट भी गया है ना, मान लीजिए जिगर में जिसको चाकू को निकाल भी लिया है तो पुनः अपने निर्माण कर लेगी। इसके बाद ये फायदा इसके साथ है, नहीं समझे? जैसे नाखून काटते हैं ना, फिर बढ़ जाता है वो, फिर काटिए फिर बढ़ जाता है, कुछ इस प्रकार से समझिए। यदि आपका तनी मन ये कट भी गया तो अपने विकसित कर लेंगे पूर्ण रूप में वो। इसलिए इसका कुछ भाग दान भी किया जा सकता है। लीवर को कुछ, किसी की लीवर खराब हो चुका है, मान लीजिए लीवर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भाग इसका काट के क्या कर सकते हैं हम लोग, दान कर सकते हैं, पूरा नहीं करना है। स्पष्ट हो गया होगा सब बात यहाँ तक, क्या है नहीं है, ये बात है। अब आगे ये तो फ्रैक्चर, ये पिक्चर की मदद से ये 2-4 पॉइंट जो भी क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे इसका कार्य क्या है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग यकृत का कार्य देखेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, लीवर। यकृत का क्या कार्य होता है, शरीर से जहरीले पदार्थ दूर करता है। यकृत क्या करेंगे बताइए, शरीर से जहरीले पदार्थ क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। जैसे अमोनिया किस में बदल देता है, यूरिया। हमारे लिए अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है, अमोनिया किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में कहानी। यूरिया फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाते हैं, शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाते हैं। यूरिया को हम लोग बाहर करते हैं शरीर को, तो शरीर से जहरीले पदार्थ क्या करता है, दूर करता है। उसके बाद पित्तरस का निर्माण करेगा। कहेगा पित्तरस क्या होता है बताएंगे, यानी कि बाइल जूस का क्या करती है, निर्माण करती है। लीवर जो है किसका निर्माण करेगा, पित्तरस, बाइल जूस का निर्माण करेंगे। इधर देखिए, और उसके बाद ये होता क्या है, यकृत कोशिका निर्माण करती है। यकृत के अंदर होता है, निर्माण होता है पित्तरस, यानी कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत कोशिका। यकृत सेल निर्माण करेगा किसका, बाइल जूस का। उसका पीएच कितना होता है, 7.9 से 8.1। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बाइल जूस का पित्तरस का पीएच मान कितना होता है। अब पीएच क्या होता है पढ़िएगा, केमिस्ट्री यूनिट 2 में पढ़ाएंगे, अम्ल क्षार में। अम्ल क्षार केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बता देंगे पीएच क्या होता है, एसिड बेस क्या हो, अम्ल क्षार क्या होती है। तो पित्तरस का पीएच कितना होता है, 7.9 से 8.1। और किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। अभी बता था ना कि 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम जो जनरली पूछता है, पूछेगा पित्तरस का संग्रहण, यानी कि वो जमा कहाँ होता है, पित्तरस है ना, पित्तरस जमा कहाँ पर होता है। तो इसका संग्रहण पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर क्या, एक देखिए पित्तरस निकलेगा तो कहीं जमा करने का उपाय होना चाहिए ना। तो यकृत में एक थैलीनुमा संरचना होती है। यकृत में क्या होती है, ये यकृत है ना, ये इसमें एक थैलीनुमा क्या होती है, जिसे कहते हैं पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसी गॉल ब्लैडर में पित्तरस का जमा होता है। समझे, फिर से समझिए, पित्तरस निकलेगा ना, कहीं जमा होगा ना, कहाँ जमा होता है, तो यकृत में एक थैलीनुमा क्या होती है, संरचना। एक थैलीनुमा क्या होती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पित्ताशय गॉल ब्लैडर। उसका नाम है गॉल ब्लैडर। इसी में गॉल ब्लैडर में ही पित्तरस का क्या होता है, जमा होता है। समझ में क्या होगा। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में, तो वसा यानी कि फैट के पाचन में। जो फैट को पचाइएगा ना, तो फैट के पाचन में पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ में कहानी। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, अभी कभी देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कभी वसा का पाचन, कभी प्रोटीन का पाचन। एक्चुअली इसी को तो पाचन कहते हैं। पाचन में क्या पढ़ाए थे, जटिल पदार्थ संरचना वाले पदार्थ, सरल संरचना वाले पदार्थ टूटता है, इसी को पाचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल बता दें कि पाचन में होता क्या है। मुख्य गुहा से शुरू करिएगा, है ना, तो आहार नाल से होते होते स्टमक जाएगा, स्टमक से फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय से क्या हो जाएंगे, वो एनस से बाहर हो जाएंगे, गुदा से। रास्ते में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए बढ़ई कभी देखेंगे लकड़ी को काटते हैं, आरी जो भी मशीन से काटता है, काट रहा है ना, और साथ में तनी तनी वो पानी भी मारता है, देखे हैं। यस सर। साथ में तनी तनी क्या मारते हैं, वही होकर हो गया पाचक बूटी कटने वाला, जिससे वो और अच्छे तरीक़ा से वो क्या होते हैं, कटते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो खाना खाते हैं ना, खाना जो खाएंगे तो उसको पचाना है, क्या करना है, तो दांत आर जो है ये एकदम पीस पास करके चीर फाड़ करके अंदर भेज देगा।
शरीर में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं अलग अलग ग्रंथि से। एक तरह समझिए, वही समझिएगा गाड़ी पत्ती काटते हैं तो लकड़ी को पानी देते हैं ना, तो वो पचाने के लिए अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग प्रकार क्या निकलते हैं, एंजाइम, जो अलग अलग चीज़ों का पाचन करेंगे। कोई करेगा कार्बोहाइड्रेट पाचन, कोई करेगा वसा का पाचन, कोई करेगा प्रोटीन का पाचन। बात समझ में आएगी कहानी। तो जो यहाँ पर पित्तरस बाइल जूस है, ये वसा के पाचन में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें क्या पचाना, हमें भोजन में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, और भी खनिज पदार्थ, यही सब को पचाना है ना। तो कौन पचाता है, तो एंजाइम। मतलब समझ रहे हैं कहानी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए, यकृत जो है हिपेरिन का निर्माण करता है। यकृत किसका निर्माण करेगा, हिपेरिन का निर्माण करेगा। अच्छा, हिपेरिन क्या करता है, यह शरीर में थक्का विरोधी कार्य करता है, मतलब शरीर में रक्त नहीं जमता। हिपेरिन क्या, यकृत बताइए पहले, यकृत हिपेरिन निर्माण करता है। हिपेरिन का निर्माण कौन किया, यकृत। हिपेरिन क्या करता है, शरीर में खून को जमने नहीं देगा, खून को जमने नहीं देता हिपेरिन। बात समझ में आ रही कहानी। उसके बाद यह ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का भंडारण करता है। याद कीजिए, हमने पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण टॉपिक, जब समझदार कहानी, जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था हमने बताया था कि पेड़ पौधा जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन क्या करती है, भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उसे मंड के रूप में, स्टार्च रूप में संचित कर ले जाते हैं पेड़ पौधा में, और ग्लाइकोजन रूप में संचित कहाँ किया जाते हैं, मनुष्य में। बताया था ना। तो वो पॉइंट देखिए यहाँ आ गया, जो आपने भोजन खाया है ना उसका स्टोर भी होगा किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो यह ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का क्या करता है, भंडारण करता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधा में मंड के रूप में, स्टार्च रूप में, मंड यानी कि इंग्लिश में स्टार्च करते हैं। अब मनुष्य में कौन चीज़ में, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज क्या करता है, भंडारण करता है। जरूरी पड़ेगा तो वहाँ से फिर हम ले लेंगे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल यकृत द्वारा बनाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल किसके द्वारा बनाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है यकृत द्वारा बनाया जाता है, जो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को व्यवस्थित करता है। शरीर में जो रक्त जाएगा ना उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है ये था, जो मैंने बताया था टॉपिक दो पार्ट में बांटा, डिवाइड किया था ना। याद कीजिए, जो टॉपिक अपना था पाचन अंग, पाचन अंग में दो चीज़ भूमिका निभाते हैं, एक ग्रंथि और एक आहार नाल। पाचन अंग को मैंने कितने पार्ट में बांटा था, दो पार्ट में, एक ग्रंथि, पाचन ग्रंथि और एक आहार नाल। तो जितना भी पाचन ग्रंथि होता है ना, आज ही सब क्लियर कर दिए हैं। हुआ है ना जी। आज क्या क्या आपने पढ़ा है, आज पहला ग्रंथि आपने पढ़ा है लाड़ ग्रंथि पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा है अग्नाशय, तीसरा क्या पढ़ा है लीवर, पढ़ दिया पूरा। पाचन ग्रंथि खत्म हो गया है। एक्चुअली में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि हम ग्रंथि अलग पढ़ा, मान लीजिए ग्रंथि और आहार को साथ ही पढ़ाते तो कचरा हो जाता। पहले ग्रंथि अलग पढ़ा दिया, कौन कौन पाचन ग्रंथि, अब पढ़ाएंगे आहार नाल। तो आहार नाल में क्या होते हैं, मुख गुहा होता है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी बड़ी आंत, एनस, ये सब अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए रखता है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।